जोहार, जय हिंद और नमस्कार। हम बात कर रहे हैं रामदयाल मुंडा को लेकर के। रामदयाल मुंडा, जैसा कि पिछले वीडियो में आप सुन चुके हैं कि रामदयाल मुंडा सुलझे हुए गंभीर किस्म के आदिवासी चिंतक थे। आज हम बात करेंगे कि क्या आदिवासी चिंतक भारत में प्रदेश विशेष में कौन है, किस तरह के हैं, या फिर जिस तरह से राजनीति में जननेता का अभाव है, क्या उसी तरह से आदिवासी चिंतक भी नहीं है, या दोयम दर्जे के हैं या तीसरे दर्जे के हैं। जब रामदयाल मुंडा को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और वो गहराई, वो चिंतन और जमीनी जुड़ाव मुंडा समाज से, यहाँ तक कि पूरे भारत में वो आदिवासी चेतना जगाने के लिए अपनी सुलझी हुई सोच रखते थे, दूरदृष्टि थी उनकी। आखिर उनकी पृष्ठभूमि भी काफ़ी मजबूत रही है। दो तरह के आदिवासी चिंतक, आंदोलनकर्ता, जिससे कि उनकी छवि आदिवासी समुदाय में बनती है। इस अर्थ में अगर देखें तो आंदोलनकर्ता जिस तरह से, जिस ऊंचाई तक और सर्व स्वीकार्य होता है आदिवासी समुदाय में, बिरसा मुंडा का नाम हर कोई की जुबान पर आ सकता है। कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा जिस तरह से दलित समाज के अम्बेडकर थे, बिरसा मुंडा का विस्तार। बिरसा मुंडा आंदोलनकर्ता के रूप में गांधी के समकक्ष थे। तो आंदोलनकर्ता आदिवासियों में रहे झारखंड में। इसके बाद अगर हम आदिवासी चिंतक के बतौर देखें तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने वो जगह बनाई कि पढ़ने पढ़ाने के पर्पज से आप न्यूयॉर्क 18 साल तक पढ़ाते। ये कुछ वाकया वैसा ही नहीं है जिस तरह से गांधी जी देश की नेतृत्व की बागडोर संभालने से पहले दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग करते हैं आंदोलन का। ठीक वैसे ही आप 18 वर्ष तक न्यूयॉर्क में पढ़ा करके, प्राध्यापकीय करके, फिर जब झारखंड लौटते हैं तो आपको रांची विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर की बागडोर संभला दी जाती है और आप एक वाइस चांसलर के बतौर जो करना चाहिए वो तो करते ही हैं, लेकिन आप आदिवासी को पढ़ना लिखना आए और अपनी ज़मीन से भी जुड़े रहें, इसके लिए आप 6 झारखंडी भाषाओं में एमए तक की पढ़ाई झारखंडी बोलियों में करवा देते हैं। ये इस तरह के कदम एक आदिवासी चिंतक ही उठा सकता है। फिर जहाँ भी जिस तरह की गोष्ठी संगोष्ठी होगी वहाँ आप अपनी आवाज़ बुलंद किया करते थे। जो मैंने कि एनसीईआरटी में जब आपको सुना, झंझट और दूसरा शब्द था मुख्यधारा। मुख्यधारा वो नहीं जिसे कथित मुख्यधारा वाले कहते हैं, आदिवासी मुख्यधारा है। अब आप ये कहेंगे कि आदिवासी मुख्यधारा कैसे हो सकती, तो सुनिए। मुख्यधारा
वही हो सकती है जो पृथ्वी को बचाएगी, जंगल को बचाएगी। जल, जंगल और जमीन दोनों को बचाने की संस्कृति जिस समाज और समुदाय में है, वो मुख्य धारा है। पर्यावरण को लेकर के इस समय आदिवासी से बेहतर दूसरा कोई नहीं हो सकता। कम से कम संसाधनों का उपयोग करते हुए जीवन जीते आदिवासी। कम से कम वस्त्र, दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ पहनने के लिए। खाने के लिए उतना ही, स्टोरेज की चीज़ें उनके पास नहीं है, दिखावा उनके पास नहीं है, बाजार से उनका कोई सरोकार नहीं है। शुरुआत में सिर्फ नमक, एकमात्र नमक था जिसे हम खरीदने हाट बाजार जाते थे, और हर व्यापारी उनकी इस नमक की लालच में जरूरत को भुना करके उनके बीच में घुसपैठ करते हैं और उनका शोषण दर शोषण करते हैं। रामदयाल मुंडा एक सही सवाल उठाते हैं कि मुख्य धारा वो नहीं जिसे लोग समझते हैं, मुख्य धारा आदिवासी है। आप अपने आप को मुख्य धारा समझ करके अपने स्वाभिमान को ऊपर उठाएं, और अगर इस तरह से कर सकते हैं तो एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, और यह आत्मविश्वास बढ़ाने का काम रामदयाल मुंडा बखूबी करते हैं। तो आदिवासी चिंतकों के बतौर अगर देखें तो वीर भारत तलवार, प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिन्होंने मुझसे उनसे पढ़ने का सौभाग्य मिलता है, और उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में आप फेलो रहते हैं, और इससे पूर्व प्रोफेसर बनने से पहले भी झारखंड में आप आदिवासियों के बीच में, झारखंड के आदिवासियों के बीच कुछ नोट्स करके आप पुस्तक निकालते हैं, पूरे विस्तार के साथ शिबू सोरेन के बारे में लिखते हैं। तो आंदोलनकर्ता के रूप में एक तरह से शिबू सोरेन, जिस पर विनोद कुमार उपन्यास लिखते हैं, रेड जोन में आप शिबू सोरेन का जिक्र करते हैं, समरसेस में आप होते हैं। तो इस अर्थ में कह सकते हैं कि आंदोलनकर्ता को तुरंत आदिवासी जगह देते हैं, लेकिन चिंतक की पहुंच उतनी नहीं हुआ करती, क्योंकि वो कलम का धनी होता है। जो साक्षर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उन तक उनकी पहुंच होती है। पढ़े लिखों को समझाना, प्रशिक्षित करना, ये काम बखूबी रामदयाल मुंडा कर रहे हैं। और उनको एक वाइस चांसलर बना देना, वाइस चांसलर में युवा जो पढ़ते हैं और जो पढ़ाते हैं, दोनों को प्रशिक्षित करने का काम आपको मिलता है। इस अर्थ में रामदयाल मुंडा का जो स्थान आदिवासी चिंतक के रूप में जाना जाएगा, वो बड़े सम्मान से लिया जाएगा। क्या इस समय आदिवासी चिंतक है तो कौन है? यह सवाल इस वीडियो का मुख्य सवाल होगा। आदिवासी विषय पर चिंतन और आंदोलन करने का काम दोनों आप करते हैं। अखिल भारतीय आदिवासी संघ मंच आपने बनाया, रमणिका गुप्ता के झारखंड हाउस में मेरा भी कुछ दिन रहना हुआ, जहाँ वारुसोन बने रामदयाल मुंडा मिलते हैं। रमणिका गुप्ता उस संघ का आपको अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाती है। मैं पिछले वीडियो को जारी करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कुछ सवाल आए, नहीं आए अगर, तो इस वीडियो के द्वारा मेरे जहन में जो सवाल आया वो पहला यही था कि आदिवासी चिंतक क्या इस समय कोई नहीं है?
जिनका नाम मैंने लिया रमिका गुप्ता जो नहीं रही, विनोद कुमार साहित्यकार के बतौर, या आदिवासी आरक्षण की बदौलत सर्विस हासिल करते हैं। वो सर्विस करते हुए जो सेवा करते हैं, वीर बार तलवार लगातार लग रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में रहकर। लेकिन गैर आदिवासी रमिका गुप्ता, वीर बार तलवार इस तरह से और भी हो सकते हैं। लेकिन आदिवासियों में से जिस तरह से चिंतक के रूप में वे रामदयाल मुंडा उठते हैं, उनका स्थान इस समय शायद किसी के द्वारा लेना न हो। अगर है और कहीं है तो इस वीडियो को सुनकर के लोग अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट्स में लिखेंगे, लिखना भी चाहिए। मैं जब पिछला वीडियो लिखा और उसके साथ में संस्मरण पर विकास से परे अंधेरे से घिरे नामक ये पुस्तक, जो आपको इसमें 2 संस्मरण है, दूसरा संस्मरण जो रह गया था उसके बारे में मैं इस अर्थ में कि जब मैं आपको एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में बूंदी बुलाता हूँ और संस्मरण लिख रहा होता हूँ, तभी मेरे जहन में रामदयाल मुंडा के विचार, सोच, चिंतन चल रहा था। और एक रात को जो सपना आया, उस सपने को मैंने कलमबद्ध किया, मैं उसी का पाठ करना चाहूँगा। मुंडा जी पर जाकर ही सारी बात समाप्त होती है। दूसरी तरफ आदिवासी संकट में है। जब राजस्थान में मीणा विवाद गहराया हुआ, जब छत्तीसगढ़ में आदिवासी की जगह सामान्य वर्ग से भर ली जाती है, झारखंड में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी जाती है, ऐसे दौर में जब आदिवासी पर कई तरह से हमले हो रहे हों, विकास के लाख दावों के बावजूद आदिवासी नितांत हाशिए पर ही है, ऐसे समय में मैं झारखंड में होता हूँ। सपने में किस तरह से झारखंड का ये बुद्धिजीवी चिंतक आता है। सपने में ही सही, ये होना किसी तरह की रेल यात्रा से नहीं होता। मैं अपने गांव से, जो सुदूर पश्चिम है, अपने गांव से पड़ोसी गांव जाता हूँ, रिश्तेदारी में, वह भी मोटरसाइकिल से, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश पार करता हुआ झारखंड पहुँच जाता हूँ, साथ में पत्नी, वह भी 14 वर्षीय बेटे के साथ। शाम को संयोग से मैं मोटरसाइकिल लेकर पीछे बालक को बिठाकर एक होटल में खाना लेना पहुँचता हूँ, और वहीं एक होटल नुमा ढाबे में बालक को बिठाकर थोड़ी देर के लिए बाहर आता हूँ। रोड पकड़कर पैदल ही आगे निकल जाता हूँ, ये कहते हुए कि मैं कुछ समय में आता हूँ, तब तक रोटी बनाओ, पैक करो, मैं आ रहा हूँ। आश्चर्य इसका कि न मैं होटल लौटता हूँ, न पत्नी तक रोटियाँ ही पहुँचा पाता हूँ। ये प्रतीक कथा है, सपने में चल रही है। सुबह उठते ही चिंता में डाल देती है, क्योंकि पत्नी रात को भूखी जो रह गई थी, पता नहीं न जाने क्या क्या सुनाएगी, वो सब सुनना जो पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर में याद आता है कि ये तो रामदयाल मुंडा जी थे। ये सब समझ में आ जाने के बाद में तो दंग रह जाता हूँ, कैसे डार्विन भी इसी घटना से जुड़ जाता है। डार्विन ही तो था जिसने आदमी को बंदर से विकसित होना बतलाया था, और मैं आगे बढ़ा तो सबसे पहले मुझे बंदर मिले। रास्ते में बहुत सारे बंदर बैठे नजर आते हैं, मैं भी उनके साथ बैठकर उनसे कुछ बोलने लगता हूँ, वे मुझे सुनने लगते हैं, सुनकर गर्दन भी हिलाते हैं। इसके बाद मैं एक समझदार ठेठ आदिवासी के साथ होता हूँ, जो मुझे क्षेत्र विशेष की खास जानकारियाँ देने लगता है। मैं सुनते हुए मोबाइल पर रिकॉर्ड करने लगता हूँ। कल दिन में इसी रिकॉर्डर को ठीक से जो करवाया था, सो मैं ऑन कर देता हूँ। बहुत सी बातें होती है, विशेषकर वहाँ की आदिवासी दशा और दिशा पर। ये सब बातें संपन्न हो जाने पर वे मेरे साथ बाहर तक छोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। ये बातें भी चूँकि पूरी इसलिए नहीं हो सकी होती है कि मैं पत्नी को, बेटे को होटल पर ही भूखा छोड़ कर आया होता हूँ, सो वे भी मान जाते हैं, ये कहते हुए कि फिर जल्दी ही लौट कर आना है। जब वे मुझे अपनी झोंपड़ी के बाहर तक छोड़ने आते हैं, खेतों से होते हुए नहर और बगल के तालाब से होकर उनके रास्ते पर छोड़ते समय कुछ ऐसा घटता है जो विचारणीय है।
उसी समय मेरे कंधे से एकाएक बनियान निकलकर हवा में उड़ती है और उड़कर पास के तालाब में पहुंच जाती है। एक आदिवासी के लिए मेहमान क्या होता है। मेरे साथ आ रहे शख्स ने ये सोचने में कुछ वक्त लेने के बजाय पानी में कूद जाना मुनासिब समझा। पर यह क्या हुआ, पानी उथला नहीं था, वो इतना गहरा था कि वो व्यक्ति अब तैरने का प्रयास कर रहा है, शायद नहीं जानता है तैरना, सो नाक पकड़े ऊपर नीचे होने लगता है। वो डूबने लगता है और डूबने से बचने के लिए वो ताबड़तोड़ कोशिश कर रहा है और बनियान की तरफ बढ़ भी रहा है। ये दृश्य एकदम साफ है, स्मृति स्पष्ट है। इसके बाद के सारे दृश्य धुंधला जाते हैं, सो याद नहीं आता। ये बड़ा उलझा हुआ स्वप्न है जिसमें बनियान है, बनियान की तरफ बढ़ता आदिवासी शख्स है, पीछे भूखा बालक होटल पर है, उसके भी पीछे इंतजार करती पत्नी है जो बहुत पीछे छूट चुकी। मैं कड़िया जोड़ता हूँ तो लगता है कि मैं सपने में रामदयाल मुंडा से मिलता हूँ। उन्होंने मुझे कभी रांची आने का न्योता दिया था। जब वे ऐसा कह रहे होते हैं तब रमणिका जी तुरंत कहती है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये सपना, इसी सपनों को लेकर के मैंने ये संस्मरण लिखा। और आश्चर्य होगा कि इसमें जो प्रतीक है कि रामदयाल मुंडा ने जब मुझे आमंत्रित किया कि भाई आप एक बार रांची अवश्य आएंगे, और मैं बेशक सभा संगोष्ठियों में जाता रहा हूँ, कुछ आदिवासियों पे होने वाली संगोष्ठियों में भी गया हूँ। अगर वहाँ से बुलावा आता तो बेशक मैं रांची जाता हूँ, लेकिन जिन्होंने बुलाया था वो इस दुनिया में नहीं रहे और 2 साल बाद ये सपना आता और एक तरह से जैसे झिझोड़ कर रख देता है कि वो शख्स नहीं रहा जिसने बुलाया था। अब मैं पहुंचा सपने में ही सही, और उस क्षेत्र में पहुंचा तो एक आदिवासी मुझे आदिवासी के बारे में बताता है। वो बताने के बजाय सीधे तालाब में कूद जाता है और मेरे कंधे पर जो बनियान होती है वो तालाब में उड़ करके चली जाती है। उसे वो पकड़ने का प्रयास करता है लेकिन डूब जाता है। सपने में पत्नी होटल में कहती खाना ला, खाना लेकर के उन तक पहुँचूँ तो मैं आदिवासियों के बीच में वो भूखी रह जाती है। ये सारी कड़ियाँ यूँ कहती है कि क्या आदिवासी की स्थिति भूख, वस्त्रहीनता से जुड़ी हुई है, जो कि सपने में आती। सपना क्यों कर आया, ये साफ हो गया कि जिस शख्स ने मुझे आमंत्रित किया था अब वो इस दुनिया में नहीं रहा और खाली स्थान रह गया। वो खाली स्थान छोड़ के चला गया। मैं बात कर रहा हूँ इस बात को लेकर के कि क्या पढ़ लिख करके अधिकांश आदिवासी सर्विस ही करके रह जाते हैं, लेकिन रामदयाल मुंडा ने कहा था कि मैं पूरा भारत भ्रमण करूँगा। झारखंड ने बाकायदा आपको वो सम्मान दिया, रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने, राज्यसभा सांसद थे उस समय जब आप राष्ट्रीय संगोष्ठी बूंदी में पधारते, और डॉक्टर घोगरा डूंगरपुर बांसवाड़ा से हैं, वो साथ में थे। एक बार आप विजिट कर चुके थे डूंगरपुर बांसवाड़ा, कर दोबारा जाने वाले थे। ये सारी चीज़ें सपने में ही रह जाती है और मेरे सपने में लौटती। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मुझे ख्याल में आया कि रामदयाल मुंडा ऐसी शख्सियत है जो आदिवासी को लेकर के ज़मीनी चीज़ें निकाल करके लाते थे। अभी इस समय शिबू सोरेन जो कि वृद्धावस्था को प्राप्त है, उनका बेटा मुख्यमंत्री है, उन्होंने आंदोलन किया था धन कटनी, जो गैर आदिवासी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं वापस उसे कैसे हासिल करते हैं। ये शिबू सोरेन इस बात का जीता जागता नमूना है और खुद मंत्री मुख्यमंत्री रहे। आज उसी फसल को उनका बेटा काट रहा है। लेकिन आदिवासी चिंतक का स्थान जो रामदयाल मुंडा का था वो एक तरह से खाली, क्या खाली ही है, आप
बाकायदा इस बात का प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी देंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसलिए बढ़ाएं कि हम रामदयाल मुंडा के माध्यम से उन चिंतकों तक भी पहुंच सकें जो बराबर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। वो कौन है, किस तरह से काम कर रहे हैं। धन्यवाद।